हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। और हमारा जो बायोकेमिस्ट्री की हमने सीरीज चलाई हुई है, इसका आज होने वाला है एपिसोड 2। जी हाँ, पहले एपिसोड में आपने देखा हमने बहुत बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमने आपके डिस्कस किए थे आपके साथ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वो सेशन, तो वो सेशन भी आप देख सकते हो जाके। ठीक है। तो इस सेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अगेन बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू की जो ये हमने सीरीज चलाई हुई है। तो इसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले माइक्रोबायोलॉजी की एमसीक्यू की सीरीज थी, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, देख सकते हो चैनल पर। वीडियोज आर अवेलेबल। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू का तांडव एपिसोड नंबर 2। ये सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एमएलटी वाले, मतलब सिर्फ और सिर्फ एम्स के लिए ही देख सकते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं एमएलटी से रिलेटेड, या जिसमें भी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये लाइफ साइंस के मतलब लाइक हर एक कोर्स में ही मिलता है ये। ठीक है। वेदर यू आर डूइंग एमबीबीएस, वेदर यू आर डूइंग एमडी, वेदर यू आर डूइंग योर बीपीटी, वेदर यू आर डूइंग एमएलटी, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। बीएससी बायोकेमिस्ट्री भी होती है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स होती है। ठीक है। ये भी होता है बीएससी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो उसके लिए किसी के लिए मतलब हर किसी के लिए ये सेशन है जो काफी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सारे एग्जाम इसमें कवर किए हैं, सीआरईबी, पीजीआईबी, एसजीपीजीआई, आईसीएमआर। अभी आपका एग्जाम होने वाला है ना स्टेट का, जो आई थिंक क्या नाम है उसका, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऐसा कुछ, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, जो कि नोएडा में है स्टेट का। तो उसका अभी आपका एग्जाम है नेक्स्ट 20 तारीख को आई थिंक आपका एग्जाम है। ठीक है, 20 जून को। तो उसके लिए अभी भी आपके पास काफी टाइम है। तो आप देख सकते हो CSIR, DSSS, RML, किसी के हर 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 यहाँ पर हर एग्जाम को मैंने कवर किया है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर ऑल दोस्त जो कि नए हो चैनल पर, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चेतन, एंड आई हैव डन माई BSc MLT from PGI Chandigarh, and I have also worked in the IIMS Raebareli, PGI, various ICMR, CSR, DHR प्रोजेक्ट। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में आपसे साइंटिफिक टॉक्स भी मैं आपसे करता रहूंगा, तो मेक श्योर कि आप कनेक्टेड रहे। ठीक है। तो चलिए, ये ना मुझे लगता है ना, यहाँ से एक बार मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। ये तो है, ये तो यहाँ से हो गया। इसको ना से ओपन करके देखते हैं। ओपन। मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा हाँ ये बड़ा हो जाए, तो ताकि आपको अच्छे देगा। शो इन फोल्डर में जाके देखे इसमें क्या क्या हुआ है अभी। ओपन विद, हाँ इसमें ऑप्शन है ना, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज में करके देखते हैं आपको थोड़ा बड़ा कर दिखेगा तो, क्योंकि पिछली बार क्या था कि वो बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिख रही थी। ठीक है। इसमें भी आई थिंक है कर्सर तो थिकनेस भी है इसमें। ठीक है। काम कर रहा है, देख लेते हैं एक बार काम करता है। हाँ काम करता है इसमें भी। आपका पेन है जो काम कर रहा है। ठीक है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक अब आपको क्लियर है। ठीक है। अब आई थिंक आपको क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है। बाकी देख लेते हैं, सही है, ऐसे भी सही है। अब आई थिंक कहाँ गया यार वो, क्लियर था, किधर क्लियर था। एक तो यार इसका ना यही प्रॉब्लम है आज की, बार बार हमें भूलना। ठीक है। तो ये हो गया देखो ओपन एज। ठीक है। और अब इसमें हम डिस्कस करते हैं। पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो इसको फिर मैं लाइक रखता हूँ कलर को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, बट मैं बोलता हूँ कि ये सब चीजें हैं सेकेंडरी, यू आर द प्राइमरी वन। ठीक है। तो आप पढ़ लेना। क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोटीन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है सर? प्रोटीन डीनेचुरेशन कैन बी डन बाय यूजिंग, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ठीक है। प्रोटीन डीनेचुरेशन कौन से मेथड से आप कर सकते हो, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। बाय यूजिंग एल्कली, बाय यूजिंग हीट,
और बाय यूजिंग, इसमें यार कलर के काफी ऑप्शन है, ये अच्छा लगा मुझे। बाय यूजिंग हैवी मेटल और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर है वो 4 है, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, क्योंकि आप विद द हेल्प ऑफ एल्कली, विद द हेल्प ऑफ हीट, आप प्रोटीन डीनेचुरेशन आपने एक पढ़ा होगा, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। हीटिंग जब आप करते हो प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या कर जाता है, कोगुलेट कर जाता है यूरिन में। आप बेसिकली मेथड यूज करते हो हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, ठीक है। तो हैवी मेटल से भी प्रोटीन क्या कर जाता है, कोगुलेट कर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी, प्रोटीन डीनेचुरेशन का ये क्वेश्चन था, और काफी आसान क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन मैं काफी आसान रखता हूँ, कोई भी शुरुआत करता हूँ मैं किसी भी सेशन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर कंजुगेटेड, जो ग्लाइकोप्रोटीन है उससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन कंजुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, आपने पिछली क्लास में भी मैंने एंजाइम का एक क्वेश्चन लिया था, और इस क्लास में भी एंजाइम के काफी क्वेश्चन है। तो एंजाइम से मैंने आपको बताया था प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ठीक है, को एंजाइम क्या होता है। तो इसमें यही पूछा है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, देखो एक मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी आपको कोई चीज समझ नहीं आए, तो आप उसका संधि विच्छेद करना सीख जाओ, ठीक है। संधि संधि विच्छेद आपने जो आपकी छोटी क्लासेज है उसमें आपने पढ़ा हुआ कैसे करते हैं संधि विच्छेद, ठीक है। तो संधि विच्छेद अगर आप करोगे, देखो ग्लाइको प्लस प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्रोटीन जिनमें ग्लाइको वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, ग्लाइको वर्ड यूज करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के लिए, शुगर्स के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो ग्लाइको प्रोटीन यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और उसमें प्रोटीन भी है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसको बोलते हैं। तो इसको, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी आएगा। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है, मतलब कि इसमें से इसका जो राइट आंसर, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक ऐसे प्रोटीन जिनमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी हो, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऐसे एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप उसमें क्या होता है, उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक लाइपोप्रोटीन, लाइपो ये लिखा भी हुआ है। लाइपोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो लिपिड होता है, ठीक है, लिपिड। ऐसे ही न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप काम करता है, न्यूक्लिक एसिड। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने बता ही दिया आपको, कार्बोहाइड्रेट है। और इस चैनल पर भाई आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है। और रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप एक हो पर्सन, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये चैनल है, ठीक है। अगला चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए, तो दोनों क्वेश्चन काफी आसान थे। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने टफ इसलिए रखा है क्योंकि देखो बायोकेमिस्ट्री में आपके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आसान नहीं आते, थोड़े टफ क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टफ इसलिए है क्योंकि ये है साइकिल से, ठीक है। ये जब आप साइकिल पढ़ते हो, अलग अलग टाइप की साइकिल पढ़े हुए आपने, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यूरिया साइकिल, कोरी साइकिल, आपने बहुत डिफरेंट टाइप के पढ़े होंगे, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारे क्या है, इनको ना थोड़ा मतलब रिवाइज करना होता है। तो अब कुछ लोग बोलते हैं रटना होता है, तो भाई कुछ लोगों की सेंस में रटना, लेकिन अगर आप समझ के इनको रिवाइज करके करोगे तो ये समझ में आ जाता है। बट लेकिन बायोकेमिस्ट्री क्या है कि आपका प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है, प्रैक्टिस मांगता है। माइक्रो में तो क्या है कि अगर आपको याद है वो चीज तो आप कर दोगे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में अगर आपका साइकिल के ऊपर पकड़ नहीं है, यानी कि आपको पता नहीं है कि कौन से सबस्ट्रेट से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है या कौन सा एंजाइम उसमें काम कर रहा है, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है, जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज है, जो कि आपका इसमें इस मतलब जो इसका जो राइट आंसर है वो, पहले इसका राइट आंसर आप जान लो। इसका जो राइट आंसर वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन। उस वो एंजाइम जब कैटालाइज करता है किसी भी स्टेप को, तो वहां पर CO2 को वो क्या करता है, इवोल्व करता है। चलिए इसका थोड़ा सा आप ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब चैनल हम बात करते ही है कि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो थोड़ा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एट 2 स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट्स पर रिलीज होती है। आगे मैंने इसमें पूरी इसकी साइकिल भी रखी है, ठीक है। तो 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स पर CO2 रिलीज होती है, बोथ ऑफ विच आर कैटलाइज्ड बाय डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स, एंजाइम्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, कैटालेज, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलेज आपने पढ़ा होगा, प्रोटीएज, सीरम प्रोटीएज आपने पढ़ा होगा, प्रोटीएज, और भी होते हैं
बहुत सारी कैटेगरी होती है एंजाइम की, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो डीहाइड्रोजनेज दैट परफॉर्म ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि डी का मतलब होता है जब डी किसी की आगे एज ए प्रीफिक्स लग जाता है तो उसका मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल, ठीक है। ऐसे तोड़ के पढ़ा करो वर्ड्स को, डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल, डी ऑक्सीराइबो, आपने सुना होगा डी ऑक्सीराइबो, यानी कि जिसमें एक मतलब कि एक कोने में जब आपने पढ़ा होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है तो उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, डी ऑक्सीजन नहीं होती एक उस पे, ठीक है। तो डी ऑक्सीराइबोज शुगर, उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 का रिमूवल, ठीक है। तो डी डी का मतलब ये था रिमूवल, ठीक है। और क्या बताऊं, और बहुत सारे वर्ड है जिससे आप आगे डी लगाते हैं उसका मतलब रिमूवल होता है। तो आइसोसिट्रेट जो डीहाइड्रोजिनेज है, दिस एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है, जो कि 5 कार्बन का है। आप देखो 6 कार्बन से 5 कार्बन जब बनेंगे आपके तो क्या रिलीज होगा भाई, एक कार्बन कहाँ गया, वो CO2 के रूप में तो बाहर निकल गया, ठीक है, रिलीजिंग द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। CO2 में कितने कार्बन है, एक कार्बन ही तो है। जब 5 कार्बन कोई भी कंपाउंड है, जब 6 कार्बन से कोई भी कंपाउंड 5 कार्बन बनेगा तो उसमें क्या होता है, CO2 का इवॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो समझ गए होंगे, आइसोलेटेड डिहाइड्रेट। एक चीज और होती है जो अल्फा कीटो ग्लाइटरेट, यहाँ पर देखो अभी ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट दिया हुआ है, जबकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट तो एंजाइम नहीं है, ये तो एक सबस्ट्रेट है। ये तो मतलब कि ये तो एक सबस्ट्रेट है, ये सारे, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये सिर्फ क्या है, ये एक सबस्ट्रेट है। ये तो मतलब ये ऑप्शन तो आपको पहले ही एलिमिनेट कर लेना चाहिए था कि अल्फा कीटोग्लूटारेट ये तो एक सबस्ट्रेट है ना कि ये एक एंजाइम है, तो ये तो आपको पहले ही एलिमिनेट कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज है ना, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, उसका भी काम यही होता है, उसका भी काम यही होता है, जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट कॉम्प्लेक्स होता है वो भी एक मॉलिक्यूल निकालता है, ठीक है, जो कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब बनाता है तो उसमें भी एक CO2 का क्या होता है, रिमूवल होता है, CO2 का क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। तो ये आप याद रख सकते हो यार। इसमें आगे देखो पूरा मैंने पूरा साइकिल यहाँ पर आपके डिस्कस करते हैं, जैसे जो पाइरुवेट है, जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पाइरुवेट होता है। पाइरुवेट से फिर जब क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में भी एक CO2 का रिमूवल होता है, जो कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, जो वो एंजाइम क्या करता है, इसको कैटालाइज करता है। उसके बाद सर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, जब उसमें कोएंजाइम ए मतलब उसमें जब वाटर मिल जाता है तो सिट्रेट सिंथेज की हेल्प से वो फिर सिट्रेट बना लेता है। सिट्रेट थोड़ा हम इसको बड़ा कर देता हूँ, हाँ, ठीक है, ये तो नीचे हो गया, यहाँ से भी। तो ये पूरा साइकिल है, ठीक है। सिट्रेट से फिर सिस अकोनिटेट कैसे बनता है सर, एकोनिटेज एंजाइम, जिस जहां कहीं भी एज लगाओ ना, एज, तो वो एंजाइम मतलब एंजाइम का आपने पढ़ा हो नोमेनक्लेचर, उसमें एंजाइम नोमेनक्लेचर में आपने ये बात बड़ी भली भांति पढ़ी होगी, ठीक है। थोड़ी सी और मैं इसको कर लेता हूँ ताकि अच्छी राइटिंग आ जाए। तो एज जहां पे जैसे सिस अकोनिटेट, तो अकोनिटेज की हेल्प से सिस अकोनिटेट बन जाता है। उसके बाद आइसोसिट्रेट बन जाता है, जब सिस अकोनिटेट को अकोनिटेज जब एंजाइम फिर से जब वाटर इसमें ऐड करता है तो आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट से फिर ऑक्जेलो सक्सिनेट बनता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। उसके बाद सर फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है सर ऑक्जेलो सक्सिनेट से, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से सर फिर कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से सर सक्सिनाइल को एंजाइम बनता है। यहाँ पर एक CO2 का इवोल्व होता है और यहाँ पर एक CO2 का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा ये क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो सिट्रेट है जो वो इसमें मतलब कि एक प्रोडक्ट बन रहा है सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो यार, ठीक है। तो उसके बाद सर ये FADH2 बन गया, फिर फ्यूमेरेट बन गया, फिर आगे मैलेट बन गया। मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है जो इसको कैटालाइज करता है स्टेप को। उसके बाद ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट एसीटेट सिंथेसिस। तो ये पूरी एंजाइम है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल। भाई अगला क्वेश्चन थोड़ा ऑन्कोलॉजी से थोड़ा मतलब थोड़ा उसमें टच किया है ऑन्कोलॉजी। तो ये क्वेश्चन है कैंसर सेल की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन है भाई। भाई ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत कर दिया ना फिर देख लेना। ये तो मतलब 12th लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि कैंसर सेल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। मेटास्टेसिस,
इन्वेजन टू लोकल टिश्यू, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये सारे के सारे कैंसर सेल के क्या होते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ थी है, लोकल टिश्यू को इन्वेड कर देते हैं कैंसर, ठीक है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पूरे जब पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाता है तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, थ्रू ब्लड हो जाता है ये, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और चारों में से एक क्वेश्चन मुझे पूरा गूगली लगा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी, एंजाइम वाला, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। अगर आपको अभी तक ये वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लैपटॉप की जो थोड़ी सी बैटरी है वो हो चुकी है डाउन। तो राजू, अरे बाबा तो लैपटॉप को चार्ज नहीं करके रखता है क्या? हाँ, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार, ठीक है। और अगर आप एक रिसर्च एंथुसियास्ट है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैनल है ये, क्योंकि आप इसमें मैं आगे 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 आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, मेरा थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस आगे। तो एंड में जो एंड तक बना रहेगा ना उसी के लिए है ये, ठीक है। आगे थोड़ा सा रिसर्च एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरी लिंक्डइन की आईडी है, यहाँ पर मेरे को जाकर आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको पसंद है थोड़ी बहुत रिसर्च, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि आप जहाँ कहीं भी हो वहां से आगे बढ़ो, ठीक है। छोटी जॉब पे हो, अगला बड़ा सोचो जाने की। देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये है कि एक जगह पर जब आप पहुंचने के बाद आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जिंदगी का मतलब आगे बढ़ते ही रहना, आपको एक जगह स्टक नहीं करना कहीं भी। अब क्या करते हैं, गलती यही करते हैं, जॉब मिल गई भाई चले गए कंफर्ट जोन में, उसके बाद कहाँ गया सपना, कहाँ गए जो अरमान थे जो कि पहले देखे थे, वो बस ऐसे फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको रुकना नहीं है, जहां कहीं भी हो वहां से आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो यार, ठीक है। ये फेसबुक का पेज है, इसको भी आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये टेलीग्राम है, यहाँ पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। वहां जाकर आप हमें फॉलो कर लेना, अपना जो भी करना है भाई, ज्वाइन करना है चैनल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आसान क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच कंडीशन किडनी फेल्स टू फॉर्म यूरिन। अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन, कि वह कंडीशन बतानी है जिसमें किडनी बिल्कुल फेल कर जाती है, कि यानी कि यूरिन बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर इसमें भी आप ना मतलब अगर इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो ना तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है गई, क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि आप जब तक संधि विच्छेद करना नहीं सीखोगे आपके लिए साइंस क्या होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट ही लगेगी, और खासकर बायोलॉजी, ठीक है। संधि विच्छेद करना सीखो, इस क्वेश्चन का अगर आप संधि विच्छेद करके भी करोगे तो भी आपको आसान लगेगा यार, को भी आपका हो जाएगा। एन यूरिया में मतलब एन का मतलब होता है एब्सेंस, एब्सेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक है। एन्यूरिया इसका आंसर, ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर है। पोलियूरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा यूरिन बनना, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना, ठीक है। पोलियूरिया बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना। जैसे आपने पढ़ा होगा डायबिटीज में पेशेंट को क्या हो जाता है, डायबिटीज डायबिटीज में पेशेंट क्या होता है, पोलिडिप्सिया हो जाता है, ठीक है। पोलिडिप्सिया हो जाता है, पोलीयूरिया हो जाता है। पोलीयूरिया यानी कि बार बार पेशेंट पानी पीता है, बार बार वॉशरूम जाता है, तो इसको बोलते हैं पोलीयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है डिस, जहां किसी भी वर्ड के आगे समझ लो, उसका मतलब होता है पेन, ठीक है। पेन कहीं भी यूरिनेशन में जब आप करते हो, कोई भी यूटीआई हो गया, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें कई बार क्या होता है डिस्यूरिया हो जाता है पेशेंट को, यानी कि यूरिनेशन के टाइम पेन होता है। तो डिस्यूरिया का मतलब यही होता है। हेमेचूरिया, हिमैट, हिमैट वर्ड से क्या समझते हो आप, हिमैट का मतलब क्या होता है, ब्लड, ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। तो हिमैट यानी कि ब्लड का यूरिन में आना, ठीक है, ब्लड का क्या आना, यूरिन में आना। तो हिमेचूरिया जिसको बोलते हैं आरबीसी का आना या ब्लड का आना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेमेचूरिया। हेमेचूरिया किस में मिलता है सर, एक एग्जांपल बताओ। हेमेचूरिया जब कोई भी आपकी इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर जब आपकी कोई भी हिमोलिसिस होती है तो आपको यूरिन में क्या मिलता है आपका, या कोई भी आपका स्टोन बन गया या कोई भी इंजरी होगी आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट को, तो आपको हिमेचूरिया देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये आपको नोट करते रहना अपनी कॉपी में। हिमेचूरिया का क्या मतलब होता है, न्यूरिया का क्या मतलब होता है, ठीक है। पोलिडिप्सिया का मतलब क्या होता है, बार बार प्यास लगती है पेशेंट को, ठीक है, बार बार पानी पीता है वो, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। उसके बाद डायबिटीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2 टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2,
एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, डायबिटीज का भी, डायबिटीज से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वन इज WHO रिकमेंडेड मेथड ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन इन सीरम। ग्लूकोज एस्टिमेशन से क्वेश्चन है सर। क्या है कि WHO रिकमेंडेड मेथड इनमें से कौन सा है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड ग्लूकोज एस्टिमेशन का मेथड सीरम का कौन सा है इसमें? तो जो इसका जो राइट आंसर है ना, वो तो आपका बिल्कुल डी ही बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज जिसको बोलते हैं GOD-POD मेथड, गोड पोड जिसको बोलते हैं, गोड पोड मेथड इसको बोलते हैं, मतलब आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं गोड पोड मेथड, GOD-POD मेथड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड है जो कि आपका इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये सारे मेथड भी ग्लूकोज एस्टिमेशन के हैं, जैसे बेनेडिक्ट मेथड हो गया, फोल्विन वो मेथड हो गया, ठीक है, ऑर्थोटोलिन मेथड हो गया, ये सारे के सारे ग्लूकोज है। लेकिन थोड़ा सा गोडपोड मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, कोई भी मेथड है उसकी कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होती हैं। तो सबसे पहले जो ये टेस्ट है कैसे बनता है, इसमें दो टाइप से होता है। सबसे पहले एक होता है ऑक्सीडेशन और होता है फिर कलर फॉर्मेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है वो ऑक्सीडेशन कर देता है किसका, ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज को वो क्या कर देता है, ग्लूकोनिक एसिड में तोड़ देता है। ग्लूकोनिक एसिड प्लस आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये तोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, जो पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है ना, जो पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है वो जो ये H2O2 ये जो प्रोड्यूस हुई है ना H2O2, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है क्रोमोजेनिक ऑक्सीजन एक्सेप्टर। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ था एंजाइम पेरोक्सीडेज यूजेस द जनरेटेड H2O2 टू ऑक्सीडाइज ए क्रोमोजेनिक ऑक्सीजन एक्सेप्टर सिस्टम, टिपिकली ए मिक्सचर ऑफ फिनोल और 4 अमीनो एंटीवायरन, दिस प्रोड्यूस रेड पिंक फिलामेंट है। उसके बाद एक कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इसमें से जो H2O2 है ना, इसका मेन फंक्शन रहता है। ठीक है, ये एक क्रोमोजेनिक जो ये मॉलिक्यूल है फिनोल, और इसके साथ इसमें इसको ये ऑक्सीडाइज कर देती है, और ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है आपका, क्या बनता है, रेड टू पिंक आपका क्या बनता है, क्विनोलोन डाई कॉम्प्लेक्स बनता है। और उसी कॉम्प्लेक्स को फिर क्या करते हैं हम, उसकी इंटेंसिटी को बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम इसको मेजर करते हैं। वेवलेंथ आपकी इसमें पूछ लेते हैं, कई बार वेवलेंथ पूछ लेते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हो, इसकी वेवलेंथ यूज करते हैं। मैं हाईलाइट भी इसको कर देता हूँ, हाईलाइटर का ऑप्शन है। तो इसमें जो वेवलेंथ है आपकी ये पूछ ली जाती है इसमें। ठीक है, 500 नैनोमीटर से 520 नैनोमीटर पर हम इसको क्या करते हैं सर, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, इसकी नैनोमीटर मतलब इसकी जो वेवलेंथ है, तो 500 से 520 के बीच में हम इसको मेजर करते हैं। उसके बाद लिमिटेशन, भाई हर किसी की कोई भी मेथड है उसकी एक ना एक लिमिटेशन तो होती है। देखो, while highly specific to beta D glucose, this method is prone to interference from high level of reducing agent like ascorbic acid, uric acid that can consume the hydrogen peroxide, potentially leading to falsely low। इस पॉइंट का मतलब बताता हूँ क्या है। आप देखो, अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई और जो अदर रिड्यूसिंग एजेंट है लाइक एस्कोर्बिक एसिड है, तो उसमें क्या करता है, जो ये जो यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ये आपका एस्कोर्बिक एसिड, ये क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, इससे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज लो रीडिंग इसलिए दिखाता है क्योंकि फिर सफिशिएंट जो ऑक्सीजन होती है, जो उससे कम ऑक्सीजन क्या आती है वो रिएक्ट करती है इनके साथ, जो आपका ये बताया मैंने फिनोल एंड 4 अमीनो एंटीपायरिन है, जिस वजह से क्या होता है हमें लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, ये भी आपको याद रखनी है बीटा डी ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिकली, ये हाईली स्पेसिफिक है बीटा डी ग्लूकोज के लिए। ठीक है, दो फॉर्म होती है आपको पता होगा, डी फॉर्म और एल फॉर्म, आपने ये भली भांति पता होगा। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ आप लोगों को मेरे से ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है इसकी लिमिटेशन। ठीक है, तो ये कंज्यूम कर लेता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन को, जिस वजह से हमें लो ग्लूकोज रीडिंग दिखने को मिलती है। तो अभी तक अगर आपको अच्छा लगी हो क्लास तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या सर, क्वेश्चन नंबर 7 है सर बाइल से। बाइल इज एन एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, बाइल आपने पढ़ा हुआ, बाइल कहाँ से कौन सिंथेसाइज करता है बाइल को, बाइल करता है लीवर को, लीवर सिंथेसाइज करता है। और उसके बाद स्टोर कहाँ होता है सर, बाइल स्टोर होता है सर गाल ब्लैडर में। ठीक है, गाल ब्लैडर में आपका क्या होता है, बाइल स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, पहले राइट आंसर बता देता हूँ आपको, वो आंसर है वो आपका आंसर सी है। ठीक है, फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं आपको पता होगा, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, ए, डी, ई के जो फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होता है बी एंड सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। बाइल दोनों के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, फैट के भी और विटामिन के भी।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सब अक्सर आपने सुना होगा कि जिनको जिनकी गाल ब्लैडर को जब हम निकाल देते हैं, जिनके गाल ब्लैडर को हम निकाल देते हैं, यानी कि जिन पेशेंट में गाल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं ड्यू टू स्टोन, तो उनको ऐसा बोला जाता है कि उनको घी, ठीक है, घी हो गया और जो ये बटर हो गया, इनको खाने को मना करते हैं। वो क्यों मना करते हैं? क्योंकि फैट है भाई इनमें, घी में क्या है, फैट है, बटर में फैट है, तो फैट तो अब्जॉर्ब सही ढंग से हो नहीं पाएगा ना, तो इसलिए मना करते हैं आपको घी वगैरह खाने से, बटर वगैरह खाने से। कई बार स्टोन हो जाता है तो गाल ब्लैडर को निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर अगर गाल ब्लैडर फट जाएगा तो उसमें क्या होता है, बहुत अमाउंट में क्या होता है फिर, जिस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकती है। तो गाल ब्लैडर को रिमूव ही करना, कोलेसिस्टोमी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल रेंज से। नॉर्मल रेंज ऐसा टॉपिक है जिसका मेरा 36 का आंकड़ा भाई कभी याद नहीं होती, लेकिन याद तो करनी पड़ेगी सर अगर एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। प्रोकैल्शिटोनिन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोकैल्शिटोनिन की आपसे इसमें सीरम प्रोकैल की आपसे इसमें क्या पूछी है, नॉर्मल रेंज पूछी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ठीक है। डी राइट आंसर है। ग्रेटर देन आपकी, सॉरी, लेस देन होना था यहाँ पे, ठीक है, लेस देन होना था यहाँ पे, लेस देन 0.05 नैनोग्राम से आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है, सीरम नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। तो हेल्थी इंडिविजुअल में इसका कम होना चाहिए। इसका जो मैं पहले थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ यार, थोड़ा सा ना, मतलब टाइपिंग के टाइम ना बस थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये ऐसे लगाना था और ये गलती से ऐसे लग गई, ठीक है। लेस देन 0.05 से कम होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर तो मैंने आपको बता दिया, डी इसका राइट आंसर है। थोड़ा हम सीरम प्रोकैल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी से भी रिलेटेड है ये, क्योंकि आपको अभी मैं बताऊंगा आपको बढ़िया सीरम प्रोकैल का। तो सीरम प्रोकैल के बारे में थोड़ा हाफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कितना सर, सीरम प्रोकैल्सिटोनिन जिसको पीसीटी भी बोलते हैं, इट इज ए पेप्टाइड प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन कैल्सिटोनिन, ठीक है। देखो प्रो मैंने बताया ना, आप जब तक संधि विच्छेद नहीं करोगे ना तब तक आप भाई, मतलब आपको प्रॉब्लम होगी होगी याद करने। प्रो कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या है, कैल्सिटोनिन आपने पढ़ा होगा, कैल्सिटोनिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि कैल्शियम रेगुलेशन में काम आता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन से पहले जो प्रिकर्सर इसका बनता है हार्मोन का, पेप्टाइड प्रिकर्सर, उसको बोलते हैं आप प्रो कैल्सिटोनिन, प्रो यानी कि उससे पहले, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना प्रो प्लेयर, ठीक है, तो वो सारी प्रो प्रो का मतलब इससे पहले का, इससे पहले का, that is primarily utilized as a highly specific biomarker for the early detection and management of severe bacterial infection। मैंने बताया था ना सेप्सिस में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसका प्रोकैल्सिटोनिन का, बिकॉज इट अराइजेज रैपिडली ड्यूरिंग एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कोई भी आपकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, कोई भी बैक्टीरियल जब एंडोटॉक्सिन वगैरह रिलीज होते हैं, ठीक है, तो इसमें इसका क्या हो जाता है, इसका एकदम से पीक बढ़ता है सीरम, जब कोई भी एडमिट होता है पेशेंट, कोई भी एडमिट होता है पेशेंट, किसी को मान लो किसी को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया, टीएसएस हो गया, ठीक है, या कोई एडमिट हुआ पेशेंट जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हैवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, फिजिशियन क्या करते हैं, सीरम प्रोकैल करवाते हैं उसका, सीरम प्रोकैल। फिर देखते हैं कि सीरम प्रोकैल कितना बड़ा हुआ है, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, ये आप देख सकते हो, ये सीरम प्रोकैल की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो ये सीरम प्रोकैल की इंटरप्रिटेशन है ये, क्योंकि ये हेल्प करता है एंटीबायोटिक थेरेपी में भी हेल्प करता है, यानी कि अगर इसका लेवल कम है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका इंप्रूवमेंट हुई है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ इसके लिए। देखो 0 पॉइंट, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, 0.05 नैनोग्राम से अगर कम है सीरम में, सीरम प्रोकैल, तो वो हेल्दी इंडिविजुअल में पाया जाता है। उसके बाद 0.05 से 0.5 नैनोग्राम पर एमएल ये पाया जाता है जब कोई भी सिस्टेमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बट लोकलाइज, वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो लोकलाइज है, किसी भी ऑर्गन तक ही वो सीमित है, यानी कि जिसको, इसमें क्या होता है, क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है पेशेंट की, ठीक है। 0.05 से जब 0.05 नैनोग्राम तक होता है, और जब 0.5 नैनोग्राम से ऊपर जब चला जाता है सीरम क्लोराइड, तो इसका मतलब होता है कि पूरा पूरा बैक्टीरियल है वो सिस्टेमिक हो चुका है भाई, पूरे पूरे सिस्टम में फैल चुका है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। एक तो होता है किसी भी ऑर्गन तक लोकलाइज होना, एक होता है सिस्टेमिक, पूरे के पूरे, मतलब कि पूरे पूरे बॉडी में जब फैल जाता है, जिसको सेप्सिस भी बोलते हैं आप, ठीक है, बैक्टीरियल सेप्सिस आपने सुना होगा। तो सेप्सिस में इसका बहुत, अब 2 से अगर ज्यादा है भाई, इसका 2 है, तो इसका मतलब होता है सीवियर सेप्टिक शॉक हुआ है पेशेंट को, ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, सीरम प्रोकैल की बहुत ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। और मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था सेप्सिस के ऊपर, तो उसमें मेरे को सबसे पहली चीज यही पढ़ने को मिली थी, सीरम प्रोकैल, सीरम प्रोकैल,
तो ऐसे मैं वेबिनार वगैरह अटेंड करता रहता हूँ और बहुत सारे लोग हैं यार, काफी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां कहीं भी हो आप वहां से आगे बढ़ो भाई। ठीक है, एक साइंटिस्ट तक पहुंचना आपको, ऐसे नहीं रुक जाना भाई। ठीक है, जॉब तो एक क्या है, जॉब मिलना एक क्या है, जॉब मिलना तो एक आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है ना। जॉब मिल गया है, अब उस तरह से आगे बढ़ो। ठीक है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको हेमटोलॉजिस्ट बनना है, आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना है, जो भी बनना है आपको वहां से आगे बढ़ो। या आपको टेक्निकल ऑफिसर तक जाना है, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक जगह पे आप जब बोलते हैं ना कि पानी अगर एक जगह खड़ा रहे तो उसमें भी क्या बदबू आने लग जाती है, गंदगी आने, तो वैसा बिल्कुल रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अब जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हो, आपके पास से एक अच्छा पैसा आने लग जाता है, तो आप लोग सब, भाई ह्यूमन नेचर है यार, बिल्कुल जाएंगे भाई उसमें तो। ठीक है, ह्यूमन नेचर है कि जब अच्छा पैसा मिलना मिलना शुरू हो जाता है तो फिर इंसान किस में चला जाता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप जहां कहीं भी अभी हो वहीं से आगे बढ़ो। ठीक है, तो मेरी बातें आप लोगों को थोड़ी सी फिल्मी लगती होगी, लेकिन आप मेरे चेहरे को देख के मतलब आप देख सकते हो भाई, क्योंकि मैंने सच में मेहनत करी है भाई। और आपको भी देख के जब आप कहीं बाहर निकलो ना, लोगों को ऐसा लगना चाहिए आपकी मतलब आपकी आंखों में ना एक आग दिखनी चाहिए। ठीक है, आग दिखनी चाहिए कि इसमें कुछ करने का जज्बा है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वेबिनार वगैरह अटेंड करते रहता हूँ मैं, थोड़ा बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस एंड में शेयर करूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी एंड में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मेरी रिसर्च का क्या टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 9 है अपीयरेंस ऑफ सीएसएफ इन सेरिब्रल हेमरेज। जब किसी भी पेशेंट को सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ब्रेन हेमरेज। ठीक है, तो उसमें जो सीएसएफ होता है वो कैसा अपीयर होता है भाई, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि जब कोई भी सेरिब्रल हेमरेज होता है तो भाई, सेरिब्रल हेमरेज हुआ है, ब्लड वेसल फटी है, तो क्या होगा भाई, ब्लड ही मिलेगा, ब्लड ही मिलेगा सीएसएफ। ठीक है, ब्लड ही मिलेगा। और थोड़ा बहुत जेंथोक्रोमिक भी मिलता है, थोड़ा बहुत येलो येलो सा भी होता है। लेकिन अगर भाई अगर यहाँ पर आरबीसी लिखा होता तो इसका आंसर आरबीसी होता। ठीक, तो ये था भाई सीएसएफ के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, सीएसएफ का एनालिसिस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि डिस्कस करना चाहिए मैं उस क्वेश्चन में डिस्कस करता भी हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन में मैं हाई एंड एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा, आपको जैसे अभी ये है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच डेफिशिएंसी की वजह रेनल कैल्कुलाई। ठीक है, रेनल कैल्कुलाई किसकी डेफिशिएंसी से होती है, यानी कि किडनी स्टोन। रेनल कैल्कुलाई को आम बाल भाषा में बताऊं तो किडनी स्टोन, किडनी स्टोन किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है रेनल कैल्कुलाई, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, आपका रीनल कैल्कुलाई होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो यू कैन हिट द लाइक बटन, थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, बाकी आई विल यू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और थोड़ा सा जैसे मैं बात कर रहा थोड़ा सा रिसर्च की, एक्सपीरियंस की, तो अभी मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह करता रहता हूँ। ये मैंने एक मोलिकुलर बायोलॉजी का सर्टिफिकेट कोर्स किया था, कहाँ से किया था सर, इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आईआईएससी बेंगलोर से। ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर से किया था सर मैंने। सबको पता होगा भाई, अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ से इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट निकले हैं। डॉक्टर होमी बाबा लगा लो। ठीक है, डॉक्टर होमी जे बाबा मेरे बहुत आइडियल है भाई, होमी जे बाबा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर कलाम, डॉक्टर जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के फादर भी जिनको बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर होमी जे बाबा, डॉक्टर हमारे जो रमन साहब। ठीक है, रमन साहब, डॉक्टर रमन। ठीक है, प्रोफेसर रमन, सीवी रमन, बहुत सारे इंडिया के रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट निकले यहाँ से। और यहाँ से कोर्स करना मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्स था ये, मैंने किया। अगर आपको भी ये कोर्स ऐसे ऐसे कोर्स करना है तो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो भाई। ठीक है, आईडी को मेरे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। देखो, अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आपको बहुत सारी चीजें आप घर बैठे भी सीख सकते हो। ठीक है, बस आपको अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो काफी, मैंने हार्वर्ड से भी किया है एक कोर्स, उसका सर्टिफिकेट मैं ऐड करना भूल गया इसमें। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है जो, वहां से किया है। ठीक है, वहां से मैंने किया था स्टेम सेल में,
स्टेम सेल मेडिसिन में किया था वहाँ से, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। तो वो हार्वर्ड वाला सर्टिफिकेट भी ऐड करना भूल गया मैं। उसके बाद ये है मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल, ठीक है। 1000+ कनेक्शन है मेरे, ठीक है। 1000+ कनेक्शन है, या तो 500+ लिखा हुआ है, मेरी 1000+ कनेक्शन है। तो ये मेरी लिंक्डइन की आईडी है, इसको जाकर आप फॉलो कर सकते हो। इफ यू रियली वांट टू ग्रो यू कैन फॉलो मी, आई विल आल्सो फॉलो यू, ठीक है। वहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपने सारी रिसर्च एक्सपीरियंस मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी लिंक्डइन की आईडी है। बाकी ये है मेरी रिसर्च का टॉपिक जो मैं बता रहा था। ये एमएमसी जो अग्रोहा है, जो मौलाना सॉरी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, तो एमएमसी अग्रोहा हरियाणा हिसार में एक नॉर्थ वेस्ट चैप्टर इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोकॉन हुआ था। वहां पर मैंने एम्स बठिंडा की तरफ से एम्स बठिंडा को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर ये ओरल प्रेजेंटेशन दी थी। ओरल प्रेजेंटेशन माइकोलॉजी का मेरा टॉपिक था, ठीक है। तो ये भी मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मतलब मेरी रिसर्च जर्नी आपको पता लगे। यहाँ पर ये वहाँ का सर्टिफिकेट है, और ऐसे ये आपको लग रहा होगा जस्ट एक सर्टिफिकेट, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने सच में मेहनत करी थी उसके लिए, इस काम को करने के लिए भाई। पता है आपको, 3-3 4-4 घंटे एक जगह बैठ के डेटा को एनालाइज करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क गाइस विद जॉब, ठीक है। आप लोगों को कहने में आसान लगता है, लेकिन जब करते हैं तब पता लगता है, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये काफी गर्व की बात है, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा एक केस हमने प्रेजेंट किया था वहां पर। इस केस रिपोर्ट में भी मेरा बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ये सक्सेनिया वेसिफॉर्मिस एक बड़ी रेयर फंगस होती है। आई थिंक बहुत ही कम केसेस नोन है इसके वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया में ही सारे 10 से 15 केसेज नोन है। तो इसका हमने वहां पर रिप्रेजेंट किया था, और इस पोस्टर को मिला था फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज इस पोस्टर को मिला था, और इसका मैंने एक व्लॉग भी शेयर किया है, तो वो आप व्लॉग भी देख सकते हो, ठीक है। ये व्लॉग शेयर किया है मैंने, तो वो आप व्लॉग जाकर देख सकते हो इसका। तो काफी अच्छा व्लॉग हुआ है वो। अगर हाँ, एक रिसर्च एंथुसियास्ट है तो आपको उसमें मैंने बहुत सारी अपनी रिसर्च जर्नी शुरू की, कैसे कैसे मैं गया, ठीक है। सुबह सुबह भाई मैंने सबसे पहले ट्रेन पकड़ी बठिंडा से यहाँ, ठीक है, हिसार की। उसके बाद पहुंचा, उसके बाद मतलब काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी, ठीक है। मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग चीज करने में ही मजा आता है, ठीक है। थोड़ा हाँ स्ट्रगल हो लाइफ में तब जाके मजा आता है, वरना क्या है यार। सुबह उठे, वही जॉब पे गए, वापिस आ गए, खाना खा के सो गए, क्या जिंदगी है। थोड़ा थ्रिल लेके आओ लाइफ में, ठीक है। तब जीने का मजा आता है, ठीक है। और इसी को जीना बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे तो देखो, मैं तो अपनी बात, मैं तो सारी चीजें खुल के शेयर करता हूँ भाई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप शेयर करोगे, मतलब बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। ये पीजीआई से किया था, सर्टिफिकेट है भाई बहुत सारे, अगर मैं सर्टिफिकेट इसमें सारे ऐड कर दूं ना, पूरी पूरी स्लाइड भर जाएगी भाई, 20-30 मतलब पन्ने सिर्फ सर्टिफिकेट के। तो वो सारे के सारे वही वाले ऐड करता हूँ जो मुझे लगता है। ये पीजीआई की ही फैकल्टी ने करवाया था कोर्स, एक बायोस्टैटिस्टिक्स का कोर्स करवाया था ये, जहाँ पे मैंने ऑनलाइन था ये भी, ये अटेंड किया था बायोस्टैट का। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट है यार, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करूंगा, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री का है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड लेबोरेटरी मेडिसिन, वहां से कोर्स किया था मैंने ये, ठीक है। तो इनमें क्रेडिट आवर भी मिले हैं मुझे, ठीक। अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब, मैं इस सर्टिफिकेट को ऐड पता है क्यों करता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले यार, ठीक है। अगर मेरे मतलब जैसे ये वाला मैं बताता हूँ जो आपको, जो ये वाला जब मैंने सर्टिफिकेट शेयर किया था अपना लिंक्डइन पे, तो इस सर्टिफिकेट जैसे मैंने शेयर किया है, मतलब इस सर्टिफिकेट को देखते ही इतने मतलब लोगों को मेरे को मैसेज आए, सर हमें भी बताओ, सर कहाँ से किया है आपने, कैसे किया है सर, कोर्स में कैसे एनरोल किया सर आपने, ये बताओ। वो हार्वर्ड वाला जब मैंने किया था, हार्वर्ड का जब मैंने शेयर किया अपना, ठीक है, हार्वर्ड हार्वर्ड जब हार्वर्ड वाला सर्टिफिकेट जब मैंने शेयर किया, कुछ लोगों की डिमांड है भाई हमें भी बता दो यार कैसे किया आपने वो। तो मैंने इसकी ना एक वीडियो बनाई हुई है हार्वर्ड वाले की, हाउ टू एनरोल इन दैट कोर्स। यानी कि जब आप यूट्यूब पे टाइप करोगे हाउ टू डू एनी फ्री कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड बाय लैबटोनिक, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। सिंपल, मैं ऊपर आई बटन में भी इसके लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से कोर्स किया था, उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, ठीक है, स्टेम सेल का। तो ऐसे ही है, लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग भी अगर आसपास आपके कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी सिंपोजियम हो, कुछ भी हो, मेरे साथ आप प्लीज शेयर करते रहा करो अपना ब्रोशर, ठीक है। मुझे ना लिंक्डइन पे आप फॉलो कर लो, ठीक है। अगर आप रिसर्च स्टार्ट हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और कहीं ना कहीं मैं कभी ना कभी आपको किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस में टकरूंगा ही टकरूंगा, ठीक है। क्योंकि यार लर्निंग को नहीं छोड़ना भाई पूरी जिंदगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे
आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक दिन जरूर हम अपने काम में सक्सेसफुल होंगे। एक साइंटिफिक कम्युनिटी बिल्ड करनी है भाई इंडिया में। अभी रिसर्च के नाम पे बहुत कुछ करना है भाई, अभी हमने बहुत ज्यादा कुछ करना है अभी हमने रिसर्च के नाम पे इंडिया में। क्यों नहीं भाई, मतलब हार्वर्ड जैसा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसका इतना नाम है, इंडिया में क्यों नहीं हम कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जब यहीं से आप आगे बढ़ोगे, यहाँ से जब आप सोचोगे देश को आगे लेके जाना है, तो भी जाके कुछ होगा। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आपका रिसर्च में इंटरेस्ट बिल्ड हो, अच्छे से देश को आगे लेके जाओ, मेरी यही इच्छा है, ठीक है। और देश को रिप्रेजेंट करना ही हमारा, मतलब कि अगर सोचा है कभी यहाँ पर छाती पर अगर तिरंगा हो, ठीक है, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी, ठीक है। जैसे वो मिल्खा सिंह मूवी में होता है ना, कि वो कोट जब पहनता है तो क्या बोलते हैं कि एवे नहीं मिलता कोट, कमाना पहनता है, ठीक है। तो पंजाबी में तो हम बोल लेता हूँ भाई, पंजाब में रहते हुए काफी टाइम हो गया, ठीक है। तो वो ऐसे जब वो बोलते हैं ना, उनके जो ट्रेनर होते हैं जो मिल्खा सिंह के, तो एक सीन होता है, काफी इंस्पिरेशनल सीन लगता है मुझे यार, ठीक है। बोलते हैं ना वो कि हराएगा शेर सिंह को, है दम तेरे में, है है दम हो, हराएगा। फिर मिल्खा सिंह बोलते हैं ना, आहो। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई, ठीक है। तब कमाना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं मिलती ऐसे रिसर्च। पता है, एक पेपर पब्लिश होने में भाई 5-5 6 6 साल लग जाते हैं। मेरी एक बात हो रही थी अभी दोस्त से, उसका अभी तक पब्लिश नहीं हुआ भाई, ठीक है। तो यही रिसर्च की जर्नी है जो मैं अपनी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आती होगी जो जो मैं चीजें बताता हूँ, जो जो बातें बताता हूँ। आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी भाई, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्रीकाल। नेक्स्ट किसी नए टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।